हेलो गाइस, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं मून नाइट के सेकंड एपिसोड को लेकर। और अगर आपने अभी तक इस ऑसम सीरीज का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इस एपिसोड में काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड 2। शुरुआत में ही हम स्टीवन को हड़बड़ी में नींद से उठते हुए देखते हैं, जैसे मानो पिछली रात जो भी म्यूजियम में हुआ हो वो सब उसका सपना था। टूटने के बाद स्टीवन मिरर के पास आकर अपनी दूसरी पर्सनालिटी मार्क से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी भी इस पागल इंसान को पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था कि इसकी बॉडी और जिंदगी दोनों को इसका ही दूसरा शख्स बिना इसकी इजाजत के ले रहा है। तो अब स्टीवन म्यूजियम में आकर सिक्योरिटी गार्ड जेमी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि सच में टॉयलेट में तोड़फोड़ हुई है। ये सुनकर स्टीवन को यकीन हो जाता है कि मार्क असलियत में है। अब किसने तोड़फोड़ की है उसका पता लगाने के लिए जेमी सीसीटीवी फुटेज देखने जा रहा था। तो स्टीवन उसके साथ फुटेज देखने के लिए चलता है, क्योंकि वो जेमी को उसके पीछे पड़े मॉन्स्टर को दिखाना चाहता था। पर उन्हें फुटेज में कहीं भी वो मॉन्स्टर नहीं दिखता, जिसे देखकर स्टीवन का खराब दिमाग और खराब होने लगता है। जेमी भी स्टीवन की बातें सुनकर उसे पागल ही समझता है कि उसी ने टॉयलेट में तोड़फोड़ की है। फुटेज के अंत में उन्हें मार्क मूनलाइट के सूट में नहीं दिखता, पर उसे देखकर स्टीवन समझ जाता है कि ये मार्क है। उन दोनों को मॉन्स्टर फुटेज में क्यों नहीं दिखता, इसका जवाब इस वीडियो में आगे मिलेगा। तो नेक्स्ट सीन में हम स्टीवन को म्यूजियम के एचआर के ऑफिस में देखते हैं, जो उसे फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी दिलवा देगा। ऐसा बोलकर स्टीवन को वो जॉब से निकाल देता है। अब अपनी दुख भरी जिंदगी का जिक्र स्टीवन उसी रूड आर्टिस्ट से करता है जो स्टैचू बने रहता है। और फिर स्टीवन को ख्याल आता है कि उसे जो फोन के साथ चाबी मिली थी उससे वो मार्क के बारे में पता लगा सकता है। तो उस आर्टिस्ट को थैंक्स बोलने के बाद वो चाबी लेकर स्टोरेज लॉकर की तलाश में उस चाबी की कंपनी के ब्रांच में आता है, जहां स्टीवन को नहीं पता था कि उसने कौन सा लॉकर लिया है, उसने कौन से नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया है। पर वहां का गार्ड स्टीवन को देखते ही पहचान जाता है, उसका लॉकर का नंबर 43 है। और वो गार्ड स्टीवन को उसके लॉकर में लाता है, जो कि एक रूम था जिसमें कपड़े, जूतों, बेड के साथ और भी बहुत कुछ थे। पर स्टीवन को वहाँ पर एक बैग मिलता है, जिसके अंदर से उसे एक गन और बहुत सारे पैसों के साथ मार्क का पासपोर्ट भी मिलता है, जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि मार्क का पूरा नाम मार्क स्पेक्टर है। उसे बैग में स्क्रैप मिलता है, जिसे खोलने पर वो हवा में उड़ने लगता है। स्टीवन समझ जाता है कि ये एक कंपास है, पर ये नॉर्थ दिशा बताने की जगह कोई और दिशा की ओर उड़ रहा है। तभी उसे चैम्बर के रिफ्लेक्शन में मार्क दिखाई देता है, जो स्टीवन को समझाता है कि ये सब देखकर वो परेशान होगा, उसे इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब उसकी समझ के बाहर है। मार्क स्टीवन को सोने को बोलता है ताकि वो उसकी बॉडी का कंट्रोल ले सके, पर स्टीवन सोने से साफ मना कर देता है और मार्क से उसके बारे में पूछने लगता है कि वो आखिर है क्या, कोई स्पेशल एजेंट है या कोई गुंडा है, या वो एक डीमन है जो इसकी बॉडी को पसेस कर रहा है। स्टीवन की बातें सुनकर मार्क उसे बताता है कि वो इजिप्ट के देवता खोन्सू का अवतार है। खोन्सू वही मम्मी है जो स्टीवन को एपिसोड 1 में लिफ्ट के पास हॉन्ट कर रहा था। मार्क स्टीवन को बताता है कि वो खोन्सू की सेवा करके बेगुनाह लोगों को बचाता है। ये सब सुनकर स्टीवन की सांसें तेज हो रही थी। तभी मार्क उसे बताता है कि उसने खोन्सू से वादा किया है कि वो उसके काम में स्टीवन को दखल नहीं देने देगा, पर स्टीवन दखल देने लगता है, इसलिए मार्क उसकी बॉडी का कंट्रोल चाहता है। पर स्टीवन मार्क का बैग लेकर पुलिस को देने जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि पुलिस उसे जेल में बंद कर दे, जिससे मार्क उसकी बॉडी पर अगर कंट्रोल कर भी लेता है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब जब स्टीवन बैग लेकर चैम्बर से बाहर निकलता है तो उसे हॉन्ट करने के लिए खोन्सू आ जाता है। अब किसी तरह खोन्सू से बचते हुए स्टीवन लॉकर कंपनी से बाहर निकलकर रोड पर आता है और भागते भागते गिर जाता है। तभी उसके सामने स्कूटी से लायला आती है। लायला वही है जिसे स्टीवन ने पिछले एपिसोड में कॉल किया था। अब लायला स्टीवन को मार्क समझ रही थी और उसने उसके फोन को ट्रैक करके उसे ढूंढा था। लायला स्टीवन से किसी सूट के बारे में बात करने के बाद वो उसे कहती है कि वो उसकी पत्नी है। ये सुनकर स्टीवन को वो खुशी मिलती है जिसे वो महसूस तक नहीं कर सकता। अब स्टीवन लायला के साथ अपनी माँ के फ्लैट पर आता है। लायला सबसे पहले गैस से मिलती है। तभी स्टीवन को मार्क लायला को यहाँ से भगाने को बोलता है। अब लायला स्टीवन के बेड को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसके बेड पर एक चैन और नीचे रेत गिरा था। हम देख पाते हैं कि लायला और स्टीवन एक तरह ही हैं, जैसे दोनों को फ्रेंच आती है और दोनों को इजिप्शियन लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज है। लायला की नॉलेज को देखकर स्टीवन इसकी तारीफ करता है। तभी लायला उसे डिवोर्स पेपर दिखाती है, जिस पर साइन करवाने के लिए वो मार्क को ढूंढ रही थी। डिवोर्स की बातें सुनकर
सुनकर स्टीवन का दिल जुड़ने से पहले ही टूट जाता है, तो वो पेपर पर साइन करने से मना कर देता है और लाइला को ये यकीन दिलवाने के लिए कि वो मार्क नहीं स्टीवन है, वो उसे उस बैग को दिखाने लगता है जो वो लॉकर से लेकर आया था। तभी मार्क स्टीवन को उस बैग को लाइला को दिखाने से मना करता है क्योंकि इससे लाइला की जान को खतरा होगा। ये सुनकर स्टीवन रुक जाता है, पर लाइला जबरदस्ती बैग खोलती है और उसमें उसे स्क्रैप मिलता है, जिसे देखकर लाइला स्टीवन पर भड़कने लगती है और हम समझ पाते हैं कि वो कंपास उन्हें देवी एमिट की मूर्ति तक ले जाएगा और मार्क ने लाइला से वादा किया था कि वो लाइला के साथ एमिट को ढूंढने जाएगा। स्टीवन लाइला को यकीन करने को बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो चाहे तो स्क्रैप रख सकती है। तभी गेट पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो स्टीवन को गेट खोलने को बोलते हैं। स्टीवन लाइला को समझाता है कि वो स्टीवन है जो एक गिफ्ट शॉप में काम करता है और वो लाइला को छुपने के लिए बोलकर गेट खोलता है, तो वो पुलिस वाले जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं। स्टीवन समझ रहा था कि म्यूजियम वालों ने उन्हें उसके घर भेजा है, पर हम समझ जाते हैं कि वो दोनों आर्थर के आदमी हैं। वहीं हम देख पाते हैं कि लाइला स्क्रैप के साथ खिड़की के जरिए फ्लैट से बाहर निकल गई है। अब दोनों पुलिस वाले स्टीवन को कार में बैठाकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हुए बताते हैं कि मार्क एक आतंकवादी है जिसने बहुत सारे लोगों को बेरहमी से मारा है और 2 मिनट लेट स्टीवन को उन दोनों ऑफिसर्स पर तब शक होने लगता है जब वो उसे पुलिस स्टेशन की बजाय आर्थर के पास ले गए थे। कार में मार्क स्टीवन से वापस बॉडी का कंट्रोल उसे देने को बोलता है, पर स्टीवन मार्क की बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है और स्टीवन को आजाद करने के बाद वो उससे बोलता है कि वो समझ सकता है कि उसे मार्क और कॉन्शु की आवाजें तंग करती हैं, जिनसे वो उसे आजाद कर सकता है। तभी वहाँ कॉन्शु आ जाता है जो स्टीवन से आर्थर को मारने के लिए बोलता है और ये बात आर्थर को भी पता थी कि कॉन्शु यहीं पर है और वो स्टीवन को उसे मारने के लिए बोल रहा होगा। आर्थर को ये सब बातें इसलिए पता थी क्योंकि वो कभी कॉन्शु का अवतार था। अब आर्थर स्टीवन को अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वो लोगों को दिखा स्टीवन को समझा रहा होता है कि उसने समाज से बुराई को खत्म कर दिया है, भले ही ये काम उसके डर की वजह से हो, पर अब लोग अपने दरवाजे खोलकर सोते हैं बिना किसी चिंता के। आर्थर स्टीवन को सेंटर में लाता है जहाँ सभी लोग शांतिपूर्ण जिंदगी बिता रहे थे। ये देखकर स्टीवन हैरान था, पर जब आर्थर उसे बताता है कि वो एमिट देवी को आजाद करवाना चाहता है क्योंकि वो सबको उनके गुनाहों की सजा पहले ही दे देती है, जिससे फ्यूचर में कभी वो गुनाह होता ही नहीं है और शांति बनी रहती है। तभी कॉन्शु चीख कर बोलता है कि वो सही इंसाफ करता है क्योंकि वो बेगुनाहों को उस बात की सजा नहीं देता जो उन्होंने अभी तक किए ही ना हो। स्टीवन भी इस बात की गहराई को समझता है और आर्थर से पूछता है कि उसे उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए जिसने अभी तक कोई पाप नहीं किया, फिर भी आर्थर ने उसकी जान ले ली। यही बात स्टीवन वहाँ के लोगों से पूछता है तो सारे लोग स्टीवन की ओर बढ़ने लगते हैं और आर्थर उससे वो स्क्रैप मांगता है जो स्टीवन के पास नहीं था। तो वो उससे पूछता है कि वो बताए कि वो स्क्रैप किसके पास है। तभी वहाँ पर लाइला स्क्रैप के साथ आती है और स्टीवन को स्क्रैप देकर उसे सूट पहनने को बोलती है, पर स्टीवन को कोई आइडिया नहीं था कि लाइला कौन से सूट की बात कर रही है। तब लाइला अपने और स्टीवन की जान बचाने के लिए उसके साथ वहाँ से भागने लगती है। अब आर्थर अपनी छड़ी को उठाता है जिसमें देवी एमिट की कुछ शक्तियाँ थी और वो उस छड़ी को जमीन पर रखकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे जमीन के अंदर एक पोर्टल खुलता है और एक इजिप्शियन जानवर जयकार स्टीवन और लाइला के पीछे पड़ जाता है। उधर स्टीवन और लाइला आर्थर की आत्माओं से बचते हुए खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं, जहाँ पर लाइला स्टीवन को उसका सूट पहनने के लिए बोल रही थी और मार्क भी उससे बॉडी कंट्रोल उसे देने को बोल रहा था। तभी वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो मॉन्स्टर स्टीवन को दिख रहा था पर लाइला को नहीं, और यही वजह थी कि वो मॉन्स्टर म्यूजियम के कैमरे में कैद नहीं हुआ था क्योंकि वो आम इंसानों को नहीं दिखाई देता। मॉन्स्टर के हमले से स्टीवन बिल्डिंग के नीचे गिरता है, पर सूट चिल्लाने से उसकी बॉडी के ऊपर एक व्हाइट सूट आ जाता है, जिससे वो सुपर हीरो लैंडिंग करके नीचे जाता है। मार्क स्टीवन को डांटता है कि उसने वेटर वाले सूट को क्यों पहना है, और अब हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि स्टीवन भी मून नाइट बन सकता है, पर वो इतना फट्टू है कि वो सूट का इस्तेमाल सही से नहीं कर सकता। उसके पीछे अभी भी वो मॉन्स्टर पड़ा हुआ था जो उसे धो रहा था। तो लाइला भी उस मॉन्स्टर पर हमला करके स्टीवन की मदद करती है। लाइला को मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था, पर फिर भी वो लड़ रही थी और दोनों पर मॉन्स्टर भारी पड़ रहा था। तो मार्क स्टीवन को बॉडी का कंट्रोल उसे देने को बोलता है, पर स्टीवन उस जानवर को ललकार कर अपने पास बुलाता है और उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारता है। अपनी स्ट्रेंथ को देखकर स्टीवन शॉक था, पर उसे खुद के साथ लड़ते देखकर सड़क के लोग उसे शराबी समझ रहे थे। अब सड़क पर लड़ते हुए उन दोनों को एक कार ठोक देती है। तो स्टीवन भी समझ जाता है कि अगर उसे उन सभी लोगों की जान उस मॉन्स्टर से बचानी है तो बॉडी का कंट्रोल
मार्क को देना ही होगा और वो कंट्रोल मार्क को दे देता है। अब मार्क मून नाइट की असली सूट में आता है और वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है ताकि वो उस जानवर को लोगों से दूर ले जाए। मार्क उस जानवर को अपने पीछे बिल्डिंग के ऊपर भगाता है और एक बिल्डिंग से नीचे कूदते टाइम वो उस जानवर में अपने हथियार को घुसाकर उसे रॉड में टांग कर मार डालता है। वहीं मार्क मून नाइट का सूट उतार कर वो स्क्रैप को ढूंढता है जो कि उसके पास नहीं था। वहीं हम दूसरी तरफ एक भिखारी के पास वो स्क्रैप देखते हैं जिसे मारकर ऑथर वो स्क्रैप ले लेता है। उसे ऐसा करते हुए लाइला देख लेती है और वो वहाँ से अपनी स्कूटी के साथ निकल जाती है। इधर स्क्रैप खो जाने की वजह से मार्क उदास बैठा था। तभी स्टीवन मार्क से बात करता है जिसमें वो महसूस कर पा रहा था कि अंदर कैद रहने पर कैसा लगता है। मार्क स्टीवन को गहरी सांस लेकर आराम करने को बोलता है तो स्टीवन मार्क से उससे अपनी बॉडी वापस मांगता है, पर मार्क उसे कंट्रोल देने से मना करता है और बताता है कि अब स्टीवन उसकी मर्जी के बिना बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि अभी बॉडी का कंट्रोल मार्क के पास है। अब ये सब सुनकर स्टीवन मार्क को सुनाने लगता है कि उसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी है, उसकी वजह से उसे कभी प्यार नहीं मिला, उसने अपनी जॉब खो दी और उसने अपनी वाइफ का ख्याल तक नहीं रखा। तब मार्क उसे बताता है कि वो ये सब अपनी वाइफ को बचाने के लिए ही करता है। खोनशू के कहने पर लोगों को मारता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खोनशू ये सब काम उसकी वाइफ से करवाएगा। हम मार्क की बातों से समझ पा रहे थे कि उसने ये काम शुरू में तो मजे के लिए किया था, पर अब वो मजबूरी में ये काम कर रहा है। मार्क फ्रस्ट्रेशन में वो कांच तोड़ देता है जिसके रिफ्लेक्शन से स्टीवन उससे बात कर पा रहा था। तभी वहाँ पर खोनशू आता है और मार्क से स्टीवन को कंट्रोल में रखने के लिए बोलता है। यहाँ पर खोनशू भी साफ साफ मार्क को बता देते हैं कि अगर उसने उनका काम छोड़ा तो वो अपना काम उसकी वाइफ से करवाएंगे। मार्क के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो वो ऑर्थर और देवी एमिट को जिंदा होने से रोकने के लिए खोनशू के साथ चला जाता है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम मार्क को एक होटल रूम में देखते हैं और जब वो होटल के पर्दों को हटाता है तो हम देख पाते हैं कि वो इजिप्ट के पिरामिड के पास है। तो ये एपिसोड हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देता है जिससे हम मून नाइट के कैरेक्टर से और ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। इजिप्शियन गॉड खोनशू के बारे में जानते हैं जो कि एमिट से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि वो लोगों को उन गुनाहों की सजा देता है जो उन्होंने किए हैं, जबकि एमिट उन सभी लोगों को वक्त से पहले ही सजा देती है। हम मार्क की मजबूरी भी समझ पाते हैं कि वो क्यों खोनशू की गुलामी कर रहा है। तो अब आगे कैसे मार्क आर्थर को रोकेगा मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।